Hello everyone and welcome to iExamBee. So in this video we are going to talk about the strategy to tackle the phase 2 examination of LIC AAO IT officer. So in this whole video I am going to specifically talk about the IT part, that is the part of the professional knowledge examination for the phase 2 examination. So इस पूरे वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू दी IT एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं. वो फैक्ट्स इस तरह से हैं कि जो LIC का एग्जामिनेशन है स्ट्रीम वाइज, स्पेसिफिकली IT स्ट्रीम के लिए, देयर वी डू नॉट हैव एनी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस. There is an absence of a syllabus prescribed by the conducting body. So LIC ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है, मतलब स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स नहीं दिए हैं, टॉपिक्स नहीं दिए हैं. वो IT में कहाँ से पूछने वाले हैं ये उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है. सो एक ये पॉइंट को ध्यान में रख करके हम इस पूरे वीडियो को आगे हैंडल करेंगे. और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जामिनेशन है तो डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंडेंट होंगे, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मिनट में वो क्वेश्चंस करने हैं, और एक्चुअली उन क्वेश्चन से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं. सो इन सारी चीजों को एनालाइज करके आप एक डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लगा सकते हैं. तो ये दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे. इन दोनों पर डिस्कशन करने के बाद एट द एंड वी विल डिस्कस हाउ टू यूटिलाइज दीज लास्ट 30 days which are left for the examination if the exam happens on 31st of October. So अगर एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है, अगर उस डेट पे एग्जामिनेशन होता है तो हमारे पास लेस देन 1 मंथ है, तो उस 1 मंथ को हम कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे कि हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज जो स्पेसिफिक स्ट्रीम IT का पार्ट है वो टाइम के साथ साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन में कवर हो. तो हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं. डिस्कशन शुरू करने से पहले हमें ये 3 चीजें ध्यान रखनी है कि जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो पार्ट आने वाला है, जो कि IT का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं. वो 30 क्वेश्चंस हमें टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने हैं और वो टाइम बाउंड मैनर हमारे पास 40 मिनट का है. सो 40 मिनट की आपके पास टाइमर होगा. उस 40 मिनट के टाइमर में आपको 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ये 30 क्वेश्चंस क्यूमुलेटिवली आपको देंगे 90 मार्क्स. सो ओवरऑल जो प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 90 मार्क्स का टोटल. इट मींस 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. ओके, 3 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन इज लाइकली टू हैपन इन द एग्जामिनेशन. सो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है. यहाँ पे अगर हम टाइम देखेंगे तो यू विल गेट 30 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स. इसका मतलब ये है कि मोर देन 1 मिनट आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा डिफिकल्टी लेवल सेट होगा वो ऐसे नहीं सेट होगा कि हर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम लेगा. इस तरह से बिल्कुल पेपर सेट नहीं होगा. पेपर में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप कोई भी इजी क्वेश्चंस को एग्जाम में ना छोड़े, क्योंकि इजी क्वेश्चंस विल बी डन बाय मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट. व्हेन वी से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, इट इज नियर बाय लाइक मोर देन 60 और 70% पीपल आपके इजी क्वेश्चंस को करने में सक्सेसफुल होंगे. देन कम्स टू द मीडियम. मीडियम भी आपको डिफॉल्ट नहीं करना है. इफ यू इजीली मैनेज दीज 2 एरियाज, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं. इफ यू ट्राई टू मैनेज सम ऑफ द क्वेश्चंस, डेफिनेटली आप उस एग्जाम को सर्वाइव करते हैं. तो ये मतलब नहीं है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे या सारे मीडियम होंगे या सारे इजी होंगे. अलग अलग ब्रेकअप्स होंगे. ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि जो भी इजी और मीडियम क्वेश्चंस हैं वो आप एग्जाम में ना छोड़ें, वो आप कर ही लें. ठीक है, इन इजी और मीडियम जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिपेंड करेंगे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं. सो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी पड़ेंगे. डिफिकल्ट क्वेश्चंस, व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्टी, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे एज वेल एज थोड़ा जो टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में वो थोड़ा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू इजी और मॉडरेट क्वेश्चन. सो आपको पेपर के 40 मिनट बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करने हैं. मैनेज ऐसे करने हैं कि एक बार सारे के सारे 30 क्वेश्चंस को एक नजर से देख लेना है. जो इजी क्वेश्चन है उनको तुरंत मार्क करके आगे बढ़ना है. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको सेकंड राउंड में जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको सॉल्व करना है. तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आपके सेट में कोई इजी क्वेश्चन एंड ऑफ द पेपर में है तो भी आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन इज लाइक सारे क्वेश्चन को एक बार एक नजर देखेंगे. उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में करने हैं, कौन से क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू
एंड नेक्स्ट करके आगे प्रोसीड करना है. सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, बट माई सजेशन वुड बी लाइक टू गिव अ व्यू ऑल दी 30 क्वेश्चंस. सारे 30 क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार व्यू करिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इजी क्वेश्चन अगर लास्ट में है तो वो आपसे रह जाए, कि आप स्टार्टिंग के 10-15 सवालों में ही बहुत समय बर्बाद कर दे या इन्वेस्ट कर दे और आप आखिरी के क्वेश्चंस को देख भी ना पाए. तो मेक श्योर इन एग्जाम यू स्पेयर एटलीस्ट 1 minute टू लुक एट एवरी क्वेश्चन दैट इज देयर. क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू हैव टू अटेम्प्ट इट राइट देयर और नॉट. ओके, after that thing I have divided some subjects on board depending on 2 categories. So यहाँ पे मैंने जो सारे हमारे subjects होते हैं उनको 2 categories में divide किया है. So यहाँ पर जो category है वो category 1 है. Category 1 will be like most important thing. Category 1 को आप default नहीं कर सकते, ये most important subjects हैं onboarded जो हैं आपके examination के लिए. When I say most important, I don't mean that कि सारा पेपर इसी से आएगा, बट डेफिनेटली पेपर का एक मेजर चंक, एक पेपर जो होता है उसका जो एक मेजर चंक होता है वो इसी पर्टिकुलर एरिया से आता है. कोई भी आईटी का एग्जाम आप उठा लेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ सिलेबस यू हैव टू एक्चुअली प्रायोरिटाइज. आपको एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट्स के लिए, एंड दैट पर्टिकुलर प्रायोरिटी विल कम ओनली बाय कैटेगराइजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स. सो दिस इज द कैटेगरी 1. In this category 1, what all subjects we have? We have database management system and SQL. Okay, then we have programming concepts, data structure, networking and the algorithms with design. Okay, तो अभी मैं आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि इन कैटेगरीज में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए. So coming to the first part, which is the DBMS and the SQL. So DBMS में आप ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से करेंगे. After that you have to focus on the normalization. Normalization करने के बाद you have to go to the file structure and the backup and recovery part of the DBMS. Then you have to focus on the ER models. Okay, जब आप normalization करेंगे तो यहाँ पर आपको functional dependency के concepts भी करने हैं. जब आप ER model करते हैं तो आपको generalization, specialization इन सारे concepts को भी करना है. सो बेसिकली ये एक मेजर चंक होता है डीबीएमएस का. जब हम बात करते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से करने ही करने हैं. आफ्टर दैट थिंग देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ बी प्लस एंड बी ट्रीज. सो आपको बी ट्री एंड बी प्लस ट्रीज भी करने हैं. यहाँ से न्यूमेरिकल पोटेंशियल बन सकते हैं. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो वो पोटेंशियली आपसे बी प्लस ट्री के न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं. कमिंग टू द एसक्यूएल पार्ट. एसक्यूएल पार्ट में आपको बेसिक क्वेरीज जो होती हैं, सिलेक्ट क्वेरीज हो गई, आपकी एग्रीगेट क्वेरीज हो गई, सिलेक्ट क्वेरी इन विथ डिफरेंट अदर क्लॉजेज लाइक हैविंग, वेयर, गो, ऑर्डर बाय, और लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ सिलेक्ट क्वेरी एंड अदर पार्ट्स. सो आपको क्वेरीज बहुत अच्छे से करनी है. आपको जो बेसिक क्वेरीज होती है, डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स एंड दी डीसीएल कमांड्स, टीसीएल कमांड्स, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू डू. कौन सी कमांड किस कैटेगरी में आती है वो सारी आपको करनी ही करनी पड़ेगी. ठीक है. जब आप ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी करेंगे तो पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू दी लॉकिंग मैकेनिज्म, वो सारे इस पार्ट में आ जाता है. तो एटलीस्ट आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर होना चाहिए और क्वेरीज को आपको स्पेशल अटेंशन देना है. क्वेरीज आपसे पक्का पूछी जाएंगी. ठीक है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की जब बात करते हैं तो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है प्लस स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है. मतलब कि सी लैंग्वेज तो डेफिनेटली करके जानी ही जानी है. एमसीक्यूज में सी लैंग्वेज आने के हायर चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं बेस हमारा सी लैंग्वेज ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो सी लैंग्वेजेस के जो बेसिक चीजें हैं वो आपको करनी है. ऊप्स कंसेप्ट्स आपको करने हैं. इस तरह से आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है स्ट्रक्चरल वर्सेस ऊप्स लैंग्वेज के. सो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं. प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि फंक्शंस आपको करने पड़ेंगे, आपको पॉइंटर्स करने पड़ेंगे. Then coming to the OOPS concepts जैसे encapsulation, polymorphism, abstraction, these all things you also have to do. After that thing, the concepts comes with some other methods. Okay, some are the concepts for the overriding and overloading, compile time binding, run time binding. These all things are also there in the programming concepts. C का specifically बात करेंगे तो structure, unions, memory management. Yes, memory management is also one of the major part. ये सारे आपको करने पड़ेंगे. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो इसमें आ जाता है. सो ये जो मैं आपको हैंड्स ऑन में टॉपिक्स दे रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट इतना तो करके जाना ही जाना है. उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर का. तो डेटा स्ट्रक्चर में सारे तरह के डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम एरे टिल ग्राफ आपको करने ही करने पड़ेंगे. उनकी प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. उनके आपको प्रॉपरली कोड्स भी आने चाहिए. एटलीस्ट सूडो कोड्स आने चाहिए. बेसिक जो हमारे
ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सब आने ही आने चाहिए, ये सारे आपको करने ही करने हैं। नेटवर्किंग की जब बात करते हैं तो OSI मॉडल करना है आपको, नेटवर्क डिवाइसेस करने हैं। After that, each layer of the OSI model in great detail, you have to do that thing. Okay, उसके बाद आपको नेटवर्क, मतलब जैसे आप एक एक लेयर पढ़ते जाएंगे तो उस लेयर में ही आपको बहुत ढेर सारी चीजें आएंगी, ठीक है। बट स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो आईपी प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से करना है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स करने, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से करने हैं, फिर आपका टीसीपी आईपी मॉडल होता है वो आपको अच्छे से करना है, टोकन रिंग करना है, अलोहा करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में अच्छे से करनी है, ठीक है। सॉर्टेड अलोहा एंड नॉर्मल अलोहा की जो एफिशिएंसी होते हैं उनके फॉर्मूलेज आपको रखने हैं ध्यान में। फिर जब एल्गोरिथम्स एंड डिजाइन में आते हैं तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए, कैसे निकाली जाती है। जो हमारे ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स है उनकी क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे बाइनरी सर्च की क्या होती है, सॉर्टिंग्स में क्या क्या होती है, वो पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, दीज ऑल कंसेप्ट, ग्रीडी अप्रोच, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर एल्गोरिथम क्या फॉलो करती है। तो इन ग्रेट डिटेल जब आप एल्गोरिथम करेंगे और जब आप डेटा स्ट्रक्चर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रीज एंड ग्राफ, सो पे एक्स्ट्रा अटेंशन दें। सो ये कैटेगरी 1 है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक टॉपिक छोड़ा हुआ है देन प्लीज यू हैव 1 month, गो एंड डू दोज थिंग्स, अदरवाइज देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू डू इन द एग्जामिनेशन। ये मेजर चंक है। Coming to the next chunk will be like of category 2. So category 2 जो यहाँ पे होने वाली है ये भी important होने वाली है, but it will be less difficult. It is less difficult. Okay. यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने एक बार साइबर सिक्योरिटी पढ़ लिया है डेफिनेटली आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होता है। यहाँ पे आपको CIA ट्राइड करना है, वायरस करने हैं डिफरेंट टाइप के, अटैक्स जो होते हैं वो करना है, किस लेयर पे कौन सा अटैक होता है, आपको फायर वॉल्स करने हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है। ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है और स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। उसके बाद डेटा वेयर हाउस आता है। डेटा वेयर हाउस क्यों रखा है दूसरे नंबर पे, क्योंकि नहीं पढ़ के जाते हैं लोग जल्दी, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपने डेटा वेयर हाउस पढ़ा रहेगा तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट के ऊपर आपको एज मिलेगा। तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग क्या होती है, ETL क्या होता है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग कैसे होता है, बेसिक सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें आपको डेटा वेयर हाउस में करके जानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बेसिक नोशन रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेस, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन टाइम, देन आपके पास जो मैकेनिज्म्स होती है, ओके, फॉर जॉब शेड्यूलिंग की जो मैकेनिज्म्स होती है वो करनी है, पेजिंग करनी है। कुल मिलाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने टॉपिक्स होते हैं वो सारे करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सब पार्ट आ जाता है लिनक्स कमांड के फॉर्मेट में। सो बेसिक लिनक्स कमांड आपको करके ही जानी पड़ेंगी ताकि आपको बेसिक लिनक्स कमांड का मतलब पता रहे, ओके। After that thing there are some other topics when I say there will be coming the topic of the software engineering. In software engineering you have to discuss the SDLC model. There are some concept of coupling and cohesion. After that you have web technology like HTML you have to read, okay, CSS, ये बहुत कम चंक में आता है। सॉफ्टवेयर मॉडल ये तो फिर भी एक बार का हो जाता है, इजी भी होता है, बट वेब टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें ऐसी होती है, इसमें जावा स्क्रिप्ट आ गई, कुछ बेसिक टैक्स पूछ लिए, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो वेब टेक्नोलॉजी करिए, अदरवाइज नहीं बचता तो यू कैन लीव दिस पार्ट। एक या दो क्वेश्चन आया भी तो यू विल नॉट बी इन दैट ग्रेट लॉस, ओके। सो लेकिन ये वाला पार्ट करके जाएंगे आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट आप जरूर करके जाएंगे। तो कुछ अदर टॉपिक्स होते हैं जो कि इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में नहीं आते, उनको आप रख सकते हैं। इफ यू रीड देम वेल एंड गुड, इफ यू लूज देम देयर इज नथिंग एज मच टू क्राई अबाउट इट, ओके। सो ये दो कैटेगरीज हैं, इनमें रखा है मैंने। अगर आप ये करके जाते हैं तो एटलीस्ट आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका सिलेबस एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपके लिए बहुत होता है। कंप्लीटिंग 80-90% ऑफ द सिलेबस व्हेन द सिलेबस एटलीस्ट इज नॉट गिवन, इट्स अ बिग थिंग टू डू, ओके। सो ये आपको कैटेगरीज रखनी है। आफ्टर दैट थिंग व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू डू इन द रिमेनिंग 30 days। सो अभी क्या करना है, शुरुआत करनी है एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट से।
एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट से आपको शुरुआत करनी है. यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग आउट देयर. ओके, कुछ भी वहां पे मिलता है, किसी भी साइट पे मिलता है, किसी भी किताब को उठा के कुछ भी नहीं पढ़ना है. एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट करना है. ओके, तो एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस होना चाहिए. सिलेबस नहीं है तो एटलीस्ट एक प्रायोरिटी गेस्ड सिलेबस होना चाहिए. तो उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है. ठीक है, आपको अपना जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा डिवोट करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए. तो एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट आइडेंटिफाई करिए, एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट को प्रायोरिटाइज करिए एंड स्टार्ट रीडिंग देम. Whenever you read a particular topic of the exam specific matter, this is the first step to do. After that you have to revise that particular topic by attempting the chapter test. मान लीजिए आपने नॉर्मलाइजेशन किया. ओके, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अभी पढ़ तो लिया, लेकिन हाउ यू विल गेट टू नो ओके यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और नॉट. सो यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, अगर नेचर आपके एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव है तो आप डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव करेंगे. यहाँ पे प्योरली ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है नहीं, तो यू हैव टू ट्राई टू गेट थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट यू कैन डू. नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं. आपको एनालाइज करना है कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद either you are able to make the questions correct or not. If you are not, what is the problem coming there? Because many times happens, लोगों को concept पता होते हैं, but when the questions comes with so many confusing options, people mark the wrong answer and move on. Okay, so केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, you have to revise by attempting as many questions. रिवाइज नॉर्मल करिए, नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द रिविजन आपका कैसे होने चाहिए, आपको क्वेश्चंस लगा लगा के होने चाहिए. आफ्टर दैट थिंग, व्हेन दीज टू थिंग्स आर डन, जब आपने टॉपिक बाय टॉपिक आपने पढ़ाई कर ली है और आपने रिवाइज भी किया है क्वेश्चंस लगा करके, देन यू हैव टू गो फॉर द मॉक टेस्ट. यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट देने का एक टाइम रखिएगा, कभी भी किसी भी टाइम में अटेम्प्ट मत करिए. अटेम्प्ट इट ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली. ओके, डे टाइम में अटेम्प्ट करिए, लेट नाइट मत करिए, शाम में मत करिए. ट्राई टू गेट इट बिटवीन 9 to 5. ओके, 9 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए. सो इट विल गिव यू अ मसल मेमोरी, इट विल ट्रेन योर बॉडी एज वेल. तो जो भी मॉक टेस्ट देते, प्लीज अवॉइड डूइंग द मॉक टेस्ट ड्यूरिंग द लेट नाइट आवर्स. डू द मॉक टेस्ट इन डे टाइम ओनली. एंड इफ यू हैव idea that in which particular time slot the examination used to happen, then try to give the examination in that time slot only. Okay, so in the examination you will be more energetic, your body will be more trained, your muscle memory will be there to help you out. Okay, because otherwise लोग पढ़ते हैं करते हैं सारी चीजें, but due to the time constraint your body sometimes does not reciprocate properly और वहां पे nervous breakdown भी हो जाता है. तो try to attempt the questions, especially the mock test, during the daytime only and in the slot of 9 to 5. Okay, after that thing, जब आपने mock test दे दिया तो mock test देंगे तो 3 चीजें हो सकती है. जब मॉक टेस्ट देंगे, या तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, या तो एवरेज परफॉर्मेंस होगा, या तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस होगा. तो तीनों में से भी किसी में भी खुश नहीं होना है या किसी में दुखी नहीं होना है. व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव गिवन इट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, लाइक आपने अगर 90 मार्क्स में से इफ यू आर एबल टू सिक्योर 60, 65, 70, इट इज अ गुड स्कोर एज पर द मॉक टेस्ट. ओके, तो अगर आपने इतना दे दिया है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि अगले पेपर्स में भी वही कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, प्लस जहां पर आपके 15-20 नंबर रह गए हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया. और उस एरिया के क्वेश्चंस राइट नाउ आफ्टर द मॉक गेट ओवर, टेक अ 5 to 10 minute break and start analyzing your mock right there. Don't leave it for the next day. Whenever you give the exam, examine the exam at the time slot of that exam only. Like अगर आपने मान लीजिए 9 से 11 बैठ के कोई एग्जाम दिया फॉर एन एग्जाम्पल, तो 11:10 से तक ब्रेक ले लीजिए, 11 से 11:10 तक ब्रेक ले लीजिए. उसके बाद स्टार्ट एनालाइजिंग योर मॉक राइट देयर. ये छोड़िए मत कि कल एनालाइज कर लेंगे या शाम को कर लेंगे. क्विक मेमोरी होती है, शार्प मेमोरी होती है, उस वक्त ताजा ताजा रहता है जो भी मॉक टेस्ट दिया रहता है, तो उस वक्त जो भी कंसेप्ट आप रीड आउट करेंगे दैट विल स्टे विथ यू. Okay, so whenever you are examining the mock test, examine the weak and strong area right there after the mock test is over. Okay, don't leave it or as a pending thing. एवरेज परफॉर्मेंस होती है तब भी आपको वही करना है. यू हैव टू सी योर स्ट्रॉन्ग एरियाज देन. स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करना है, वीक को बेटर करना है, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए. बहुत बैड परफॉर्मेंस होता है, नो प्रॉब्लम, यू विल लर्न ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट ओनली. सो व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव अ वेरी बैड परफॉर्मेंस, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ अ वेरी ग्रेट डिटेल एंड विथ अ ग्रेट डेडिकेशन. जो भी कंसेप्ट है उससे रिलेटेड और भी जो 2-3 लिंक्ड कंसेप्ट हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, आपसे गलत हो गया, व्हाट यू हैव टू डू, केवल थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं करना है, पूरा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक ही रिवाइज करना है नॉर्मल फॉर्म्स के कंसेप्ट्स में.
सारा टॉपिक वहीं पे रिवाइज करेंगे ताकि वहां पे हमारा वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइंड अप हो जाए, कंसेप्ट रिसाइड कर जाए ब्रेन में और हमारा वो स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाए जो कि हमारा पहले वीक था। ठीक है, तो अगर कोई बैड अटेम्प्ट होता है या कहीं पे नंबर नहीं भी आते तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ट्राई टू गेट ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 days जस्ट अटेम्प्ट दैट मॉक अगेन। अगर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस होता है, डे 1 को एग्जाम दिया, खराब आया रिजल्ट, उसी दिन एनालाइज किया, 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं, तुरंत उसको अटेम्प्ट नहीं करना, 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, डू द सेम एग्जामिनेशन आफ्टर 3-4 days, ओके, देन एनालाइज कि पहले अटेम्प्ट में, पहले मॉक में, पहले अटेम्प्ट में अगर आपके मान लीजिए 30 नंबर आते हैं तो दूसरे में कितने आ रहे हैं। इफ देयर इज अ इंक्रीमेंट देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन ओनली। लेकिन अगर वो बार बार वहीं पर रुक रहा है, 30 आ रहे थे अब फिर से 25 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं या 32, 33 आ रहे हैं, देन यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। इट मीन्स यू नीड फर्दर रिविजन्स। ओके, इट इज नॉट लाइक कि आपको वो समझ में नहीं आएगा, इट इज जस्ट लाइक वो आपको स्टे नहीं कर रहा है आपके साथ, सो यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। आफ्टर डूइंग इट 2 to 3 times you will be able to understand the concept definitely. ओके, ये सारा काम करने के बाद ये काम करके छोड़ नहीं देना है, जितना भी पढ़ा है कीप ऑन रिवाइजिंग इट, कीप ऑन रिवाइजिंग इट। जो टॉपिक छूट जाए फिर एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट की रीडिंग लगाइए एंड दिस विल बी अ साइकिल दैट यू हैव टू कंटिन्यू टिल यू गिव योर फेस टू एग्जामिनेशन। Okay, so this will be the strategy and there is no other strategy out of it. There is no magic that is going to help you out there. You have to follow this process. और अगर आपने ये प्रोसेस एक डेडिकेटेड एंड रिलीजियस वे में फॉलो किया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शॉर्ट ऑन द रिजल्ट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रैटेजी। नाउ कमिंग टू द कोर्स ऑफरिंग दैट वी हैव एट iExamBee. It is for the LIC AOIT examination. So there we will be helping you with the video lessons, study notes, practice test, or you can say the chapter test basically, which I was talking about, the chapter test and the mock test. Okay, after that you will be having the live sessions with the faculties of every subject and the interview guidance will be also given to you in the whole package. So this is the course offering from our side, and here whenever you don't have in this IT stream, when we don't have the dependable resources to read on, you can rely on us and you can go and check on to at least a demo course. If you feel like going with us, you can go and hit on to our courses. Okay, do enroll now if you feel like doing so. And if you like this video and if this video was informative to you or if this video was acting as a guidance to you, do give us the motivation by liking, sharing the video and do subscribe the channel, because in the coming days we are going to give you upcoming videos on LIC AOIT specific streams where we will be discussing the important potential questions that can come into the phase 2 of the examination. So in order not to miss the particular videos, stay tuned with us by subscribing the channel and press the bell icon so that you can get the regular update. For the time being, I'll take a leave from you guys. Hope you find this video fruitful to you and see you in the upcoming days.